इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के आवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों कभी कश्मीर का मुद्दा नहीं सोचा? क्या किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने कभी जेन्युइन तरीके से कोशिश भी की? हम कश्मीरियत वर्सेस भारतीयता सीरीज के 7वें एपिसोड तक आ गए हैं, लेकिन इसे समझने के लिए शुरुआत आजादी के लगभग 1.5 साल पहले से करनी पड़ेगी। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के साथ ही यह लगभग तय हो गया था कि ब्रिटिशर्स का भारत पर राज ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यह बात कंफर्म होते ही शतरंज की बिसातें बिछने लगी। अंग्रेज नेता और राजा सभी अपने अपने मोहरों को पक्का करने में लग गए। एक तरफ तो अंग्रेज थे जो बस जैसे तैसे भारत से निकलना चाहते थे, उनको राज चलाना महंगा पड़ने लगा था। तो दूसरी तरफ सैनिक विद्रोह का डर अंग्रेजों को रात दिन सता रहा था। दूसरी तरफ नेता लोग थे जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा या राष्ट्रभक्ति के चलते अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, और राजा महाराजा और नवाब लोग तो अपने आजाद मुल्क के सपनों में ही तैर रहे थे। अंग्रेजों ने जाते जाते सभी राजा महाराजा और नवाबों को आजादी नाम का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया था, जिसके तहत ये राजा महाराजा और नवाब अपना अलग अलग देश बना सकते थे। लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाबों को ये लॉलीपॉप पकड़ाने में मोहम्मद अली जिन्ना का अहम किरदार रहा। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर पाकिस्तान के बनने तक जिन्ना का अहम किरदार रहा, लेकिन जिन्ना का किरदार यहां हम सिर्फ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जिन्ना ने शतरंज के बिसात पर हैदराबाद और जूनागढ़ को आगे बढ़ा दिया। हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाबों ने पाकिस्तान के पक्ष में जाने का निर्णय सुना दिया, लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ भारत के बीचों बीच आते थे, तो उनका पाकिस्तान में विलय संभव ही नहीं था। असल में हैदराबाद और जूनागढ़ तो सिर्फ प्यादे थे। असली मुद्दा कश्मीर का था, क्योंकि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। अब अगर भारत हैदराबाद और जूनागढ़ में हिंदू आबादी की बात करता, तो मुस्लिम आबादी के नाम पर कश्मीर पाकिस्तान को देना पड़ता, और अगर फैसला नवाबों या राजाओं के हिसाब से होता, तो भारत के बीचों बीच 2 पाकिस्तान और होते। इस चाल से जिन्ना को लगता था कि कश्मीर किसी पके हुए सेब की तरह खुद ब खुद उनकी झोली में आ गिरेगा। सरदार पटेल बहुत पहले ही कश्मीर पर जिन्ना की इस चाल को समझ गए थे। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाबों की एक न चलने दी और हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय करवा लिया। हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय भी बड़ा ही रोचक किस्सा है, लेकिन इसकी कहानी कभी और देखें। जब जिन्ना ने देखा कि उसकी चाल कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने कबायलियों को आगे कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर 3 तरफ से हमला बोल दिया। इसका जिक्र हम कश्मीरियत वर्सेस भारतीयता सीरीज के पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। इन पाकिस्तानी कबायलियों ने लगभग 1/3 कश्मीर को कब्जा लिया था, जो कि आज तक कश्मीर के कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। 1 नवंबर 1947 को आखिरी वायसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत की तरफ से कश्मीर मुद्दा सुलझाने पाकिस्तान गए। सरदार पटेल का कहना था कि हमला पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान से लोग मीटिंग करने भारत आए, ना कि भारत से कोई पाकिस्तान जाए। उनका मानना था कि पाकिस्तान इसे भारत की कमजोरी समझेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। इस मीटिंग को कश्मीर मुद्दे पर पहली ऑफिशियल मीटिंग माना जाता है। इस मीटिंग को लाहौर वार्ता या लाहौर मीटिंग कहा जाता है। इस मीटिंग में अपनी गलती मानना तो दूर, उल्टे मोहम्मद अली जिन्ना ने सारा दोष भारत के ऊपर मढ़ना चाहा। जिन्ना का कहना था कि भारत को अपनी फौज को कश्मीर नहीं भेजना चाहिए था। पहले जिन्ना ने माउंटबेटन को कहा
कि उनका कबायलियों पर कोई कंट्रोल नहीं है और कबायली अपने आप ही बिना पाकिस्तान की मदद के कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत अपनी फौज पीछे ले और माउंट बैटन कहे तो जिन्ना कबायलियों को पीछे बुला सकते हैं। माउंट बैटन यहाँ जिन्ना की कश्मीर पर चाल को समझ गए। वो समझ गए कि जैसे ही भारतीय फौज पीछे हटेगी तो जिन्ना फिर से कबायलियों को आगे बढ़ने को बोल देंगे। माउंट बैटन ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस दिल्ली लौट आए। इस तरह कश्मीर के ऊपर पहली ऑफिशियल मीटिंग बेनतीजा रही। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। वह भी उस लाहौर मीटिंग में मौजूद थे। लियाकत अली खान ने इस मीटिंग से पहले ही जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के भारत के पक्ष में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं मानता। लाहौर मीटिंग के बाद वो सिर्फ माउंट बैटन के अनुसार लियाकत अली खान को तो कश्मीर चाहिए ही नहीं था। उनकी नजरें तो सिर्फ हैदराबाद पर थी। माउंट बैटन के अनुसार लियाकत अली खान को ज्योग्राफी और व्यापार का कोई अंदाजा नहीं था। बहरहाल 1947 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भारत आए और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने बड़ा ही सकारात्मक रवैया दिखाया। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर की समस्या अब बस खत्म हो जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान अपनी फौज, चाहे वो कबायली ही क्यों ना हो, उनको कश्मीर से बाहर करेगी। उसके बाद भारत भी अपनी फौज को धीरे धीरे कम करेगा। ऐसा होने के बाद दोनों देश किसी संयुक्त राष्ट्र जैसी निष्पक्ष संस्था से जनमत संग्रह करवाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात पर अपनी सहमति दिखा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ही प्रधानमंत्री के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने यह फैसला करने से पहले उनकी इजाजत नहीं ली। उसके बाद पाकिस्तानी कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि कश्मीर मुद्दे पर आखिरी फैसला सिर्फ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का होगा। जिन्ना की इस जिद ने बातचीत की गुंजाइश को बिल्कुल खत्म कर दिया था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया और कश्मीर का मसला कुछ सालों के लिए टल गया। सन 1958 में पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और जल्दी ही जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट किया। सन 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें भारत ने बहुत उदार रूप दिखाया। यह वह दौर था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन बनने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कराची पहुंचे। यहाँ जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान की मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू एलओसी में ज्यादा बदलाव के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि एलओसी में बदलाव का असर पूरे भारत के मुसलमानों पर पड़ सकता है, जबकि अयूब खान ने इस पर अपनी असहमति दिखाई। लेकिन अपनी तरफ से अयूब खान ने कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया और प्रस्ताव और सॉल्यूशन दोनों नेहरू पर छोड़ दी। इससे पहले कि कोई बात बन पाती, चीन ने भारत पर आकस्मिक हमला बोल दिया। भारत इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। 1962 के युद्ध के बाद अमेरिका के दबाव के चलते भारत ने कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान पूरा कश्मीर चाहता है और उससे कम में वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो के अनुसार भारत एक हारा हुआ देश था और एक हारे हुए देश के तो कश्मीर पर बात करने कोई हैसियत ही नहीं थी। इस बात पर एक बार फिर से कश्मीर के ऊपर हुई वार्ता विफल हो गई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू
पंचतंत्र में विलीन हो गए, जिनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही ईमानदार और सरल छवि के व्यक्ति थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री को एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री बताया जा रहा था। उस समय पाकिस्तान की सत्ता अयूब खान के हाथ में थी। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर को हथियाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और कच्छ की तरफ से ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करके हमला कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान ने वही युद्ध नीति अपनाई जो 1947 में अपनाई थी। कबायलियों की फौज को पाकिस्तानी अफसरों के निरीक्षण में युद्ध के लिए आगे कर दिया, लेकिन भारतीय फौज के चलते इस बार कबायली कुछ ना कर सके। उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक की भी भारत के पक्ष में बड़ी भूमिका रही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आदेश पर भारतीय सेना ने पंजाब और राजस्थान की ओर से मोर्चा खोल दिया और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का एक 1550 वर्ग मील हिस्सा कब्जा किया। एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई थी। पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग मील पर कब्जा कर रखा था। संयुक्त राष्ट्र और यूएसएसआर ने बीच में मध्यता का युद्ध विराम करवा दिया और समझौते के लिए दोनों देशों को ताशकंद बुलाया गया। ताशकंद समझौते में यह फैसला हुआ कि दोनों देशों की सेना युद्ध से पहले की स्थिति में चली जाएंगी। और इसी ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय हालत में मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ऐसी मृत्यु पर तो आज भी बहुत सवाल है, जिनका सच शायद आने वाले भविष्य में सामने आए। लेकिन जाने से पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़ा काम कर गए थे। संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को जम्मू पर लागू कर दिया गया था, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों की तरह ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस फैसले के बाद ही जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा और सदर रियासत को गवर्नर। इस तरह गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बहुत छोटे कार्यकाल में इतना कुछ किया, जिसने आज के भारत की नींव रखी। बहरहाल हम कश्मीर पे आते हैं और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात फिर कभी करें। पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट हुआ और जनरल अयूब खान को हटाकर जनरल याया खान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए। जनरल याया खान ने 1970 में पाकिस्तान में पहली बार निष्पक्ष चुनाव करवाए और यही निष्पक्ष चुनाव पाकिस्तान के लिए बहुत महंगे पड़े। 1971 तक पाकिस्तान भारत के दोनों तरफ था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वह पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान ने एक मुर्शिद वहां के नेता मुजीबुर रहमान को चुन लिया, जिससे दोनों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर भी मुजीबुर रहमान पूर्ण बहुमत में आ रहे थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, उसको यह बात मंजूर नहीं थी। याया खान ने मुजीबुर रहमान को जेल में डलवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया। जवाब में पाकिस्तानी आर्मी सर्च लाइट के तहत अपने ही देश पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 30 लाख लोगों को मार डाला और 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का रेप किया। ऐसा विश्व में कहीं और सुनने में नहीं आता कि अपने ही देश की आर्मी ने अपने ही देश के 30 लाख लोगों को मार डाला हो। लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भागकर भारत की शरण लेने लगे। यह देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने वो गलती की जिसके बाद पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया।
भारत इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। भारत ने 1971 के युद्ध में न सिर्फ बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया, बल्कि पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिकों से सरेंडर भी करवाया। भारत ने पाकिस्तान की 5000 वर्ग मील जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर में एक है। सरेंडर के महज 4 दिन के बाद याया खान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पद को छोड़ दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और यही जुल्फिकार अली भुट्टो जो 10 साल पहले भारत को एक डिफीटेड नेशन, एक हारा हुआ मुल्क कह रहे थे, 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने घुटनों पर बैठे थे और पाकिस्तान को एक हारा हुआ मुल्क बता रहे थे और यह बताकर रहम की भीख मांग रहे थे। यह वाकया है शिमला शिखर सम्मेलन का। पाकिस्तान की हार के बाद शिमला में वार्ता रखी गई जो 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक चलनी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी लेके आए थे। पाकिस्तान कश्मीर पर किसी भी बातचीत से मुकर रहा था। आखिरकार शिमला वार्ता बेनतीजा जा रही थी कि आखिरी दिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से अकेले में मुलाकात की। इस मुलाकात की बातचीत का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने आप को बेचारा और हारा सा व्यक्ति दिखा रहे थे जिससे वो इंदिरा गांधी की सहानुभूति ले सके, और काफी हद तक हुआ भी। इस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि भारत 5000 वर्ग मील जमीन और युद्ध बंधक सैनिकों को पाकिस्तान को वापस सौंप देगा और पाकिस्तान धीरे धीरे कश्मीर के मुद्दे पर अपने देशवासियों को समझाएगा ताकि सीज फायर लाइन को ही बॉर्डर लाइन मान लिया जाए, जहां भारत एक विजेता की भूमिका में था, जहां पूरे कश्मीर को भारत ले सकता था। वहां 1 इंच भी कश्मीर की जमीन नहीं ली गई। शिमला समझौते के बारे में कहा जाता है कि भारत युद्ध जमीन पर जीता और टेबल पर हार गया। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को जमीन और युद्ध बंधक सैनिक लौटाए, उसके बाद तो पाकिस्तान के तेवर पूरी तरीके से बदल गए और पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर की आजादी की बातें शुरू कर दी। 1971 की हार से पाकिस्तान ने 2 सबक लिए। पहला ये कि पाकिस्तान भारत से कभी भी सीधी जंग में नहीं जीत सकता, तो उसने प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाया और जो भी भारत में खुश नहीं था उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को भी बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारत भी पाकिस्तान पर सीधी जंग करने से पहले कई बार विचार कर ले। दूसरी तरफ भारत ने अपनी ताकत को उस गति से नहीं बढ़ाया जिस गति से बढ़ाना चाहिए था। हालांकि इंदिरा गांधी के समय भी 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, लेकिन आतंकवाद और घुसपैठ पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा यह रहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने शासनकाल के शुरू में काफी मशहूर नेता रहे। बहुत कम लोग जानते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1957 तक भारत की नागरिकता ली हुई थी, पाकिस्तान की नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का नया संविधान भी बना। लेकिन वो कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन पर अपनी पार्टी के पूर्व नेता की हत्या के प्रयास और उनके पिता की हत्या का आरोप था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस जियाउल हक को बहुत भरोसा करके अपना आर्मी चीफ बनाया, उसी जियाउल हक ने जुलाई 1977 में तख्ता पलट करके सत्ता को हत्या कर खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। जियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर दिया और इसी इस्लामीकरण का सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान की औरतों को भुगतना पड़ा। औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पत्थर मार मार के जान लेने तक के प्रावधान बना दिए गए। रेप जैसी घटनाओं में काफी हद तक औरतों को ही दोषी माना जाता था। अब सवाल ये था कि जब इतने लेवल तक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन पाकिस्तान में हो रहा था, तो अमेरिका क्या कर रहा था? उन दिनों सोवियत रूस अफगानिस्तान में बढ़त बनाना चाहता था। अमेरिका को अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी।
इसके लिए अमेरिका ने जियाउल हक को अपना पूरा सपोर्ट दिए रखा। जियाउल हक कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए ऑपरेशन टोपैक और ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स की शुरुआत की। इसका मतलब था भारत के अंदरूनी झगड़ों को हिंसक रूप दे देना। साथ ही जियाउल हक ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट भी करवाए। अब ऐसे एक इस्लामिक कट्टरवाद से ग्रसित जियाउल हक से क्या कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद की जा सकती थी। 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक एक प्लेन दुर्घटना में मारे गए और 2 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की बागडोर बेनजीर भुट्टो के हाथ में आ गई। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इस दौरान कश्मीर में 1975 में कश्मीर में शेख अब्दुल्ला फिर से सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बन गए और सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। केंद्र में भी अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1986 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में कट्टरवाद हावी हो गया था। JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हो चुकी थी, जिसने आगे चलकर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। इसका बहाना 1987 के इलेक्शन में हुई धांधली को बताया गया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस की सपोर्ट से फारूक अब्दुल्ला धांधली करके मुख्यमंत्री बने। इस दौर में कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद बहुत बढ़ा। यह वही दौर था जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनकी औरतों को उठा लिया गया और बाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। मार्च-अप्रैल 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। हालांकि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और केंद्र में भी VP सिंह की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की। VP सिंह की सरकार एक कमजोर सरकार थी। 1990 में कश्मीरी पंडितों को इतनी बर्बरता से मारा गया, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी रही। भारत सरकार ने आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए 1990 में अफस्पा JNK यानी जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया, लेकिन आतंकवाद पर लगाम लगते लगते एक दशक बीत गया। की हार के बाद कश्मीर पाकिस्तानी हुक्मरानों की मजबूरी बन चुका था। कश्मीर पर कट्टरवादी सोच को ना दिखाने का मतलब था कि आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं। इस पूरे दशक में बेनजीर भुट्टो और नवाब शरीफ के बीच में सत्ता बदलती रही। एक टाइम था जब बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढ सकते थे, लेकिन इस बीच श्रीलंकन रेडिकल ग्रुप LTT ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस 90 के दशक में भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। कई प्रधानमंत्री आए और कई प्रधानमंत्री गए। उसके बाद साल 1998 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी साल भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। उस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान में नवाब शरीफ की सरकार थी। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट की पहल की थी, लेकिन पाकिस्तान थोड़ी जल्दबाजी कर गया और अपनी आवाम को खुश करने के चक्कर में नवाब शरीफ और पाकिस्तान आर्मी ने भारत के महज 15 दिन के बाद न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, जिससे पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति बेनकाब हो गई, जिसे अब तक पाकिस्तान ने बहुत छुपा के रखा हुआ था। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का एक फायदा यह भी हुआ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका हमेशा से चीन, फ्रांस और रूस को छोड़कर सभी देशों को न्यूक्लियर टेस्ट से रोकता था। अमेरिका में उस समय बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे। उसके बाद बिल क्लिंटन ने भारत पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. न्यूक्लियर टेस्ट से आई भारत पाकिस्तान के बीच की दूरियों को भरने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक बड़ा दिल दिखाया और दिल्ली से लाहौर बस सेवा भी शुरू की और उसी बस में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी
नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान भी गए। कई दशकों के बाद ये मौका था जब भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझा सकते थे, क्योंकि अब वो पहली वाली बात नहीं रही थी, बल्कि अब दोनों देश एक न्यूक्लियर संपन्न देश थे। दोनों देश एक सकारात्मक रवैया दिखा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि अगर भारत पाकिस्तान में समझौता हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। फिर 1999 में हुआ कारगिल वॉर। पाकिस्तान की सेना हमेशा पाकिस्तानी हुक्मरान पर हावी रही। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन बद्र के तहत कश्मीर के कारगिल और द्रास सेक्टर में सादे कपड़ों में पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठ करवा दी और धीरे धीरे 140 भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान दशकों से सर्दियों में इन सेक्टर्स को खाली कर देते थे और गर्मियों में फिर से अपनी अपनी चौकियों में लौट आते थे। पाकिस्तान ने 1999 में इसका फायदा उठाया और भारत की 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया और पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। वायुसेना के इस ऑपरेशन को सफेद सागर नाम दिया गया। पाकिस्तान आर्मी को भागने की कोई भी जगह नहीं मिली, लेकिन भारत ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया। 26 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की जीत का ऐलान किया। तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान की एटम बम की धमकी को हमेशा के लिए नकार दिया। इसके बाद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान आर्मी ने जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और कुछ ही समय के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और 2008 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहे। अयूब खान, याया खान और जियाउल हक के बाद ये चौथा मौका था जब पाकिस्तान में मिलिट्री को यानी सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। अमेरिका ने हमेशा की तरह अफगानिस्तान के चलते परवेज मुशर्रफ से तालमेल बना के रखा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक तानाशाह का रोल अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को भंग कर दिया, साथ ही साथ ओपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार करवा दिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटा दिया। इस बीच बेनजीर भुट्टो जो कई सालों से विदेश में रह रही थी, वापस पाकिस्तान आई, लेकिन साल 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। साल 2008 में इलेक्शन हुए जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी की हार हुई और आसिफ अली जरदारी अगले प्रेसिडेंट बने। आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे और मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात थे। यानी कोई भी गवर्नमेंट का काम करना हो तो जरदारी को 10% हिस्सा दो और काम करवा लो। इन्होंने कश्मीर मामले पर कोई पहल नहीं दिखाई। 17 दिसंबर 2019 को जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि अगर परवेज मुशर्रफ की मृत्यु फांसी से पहले हो जाए तो भी उनकी लाश को लाया जाए और इस्लामाबाद की डेमोक्रेसी चौक पर 3 दिन तक लटकाकर रखा जाए। साल 2016 में ही जनरल परवेज मुशर्रफ अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए थे और आज तक वापस पाकिस्तान नहीं गए। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि पाकिस्तान में आजादी के बाद कभी भी स्थिरता नहीं आई। कोई भी जनता का चुना हुआ नेता अपने कार्यकाल तक को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में भारत सरकार कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर ही नहीं सकती थी। जून 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में और 2017 तक 4 साल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और प्रोटोकॉल को तोड़कर नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान गए, लेकिन इससे भी कोई समाधान नहीं निकला। साल 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 साल की सजा हुई। फिर पाकिस्तान की सत्ता में एंट्री हुई इमरान खान की और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। भारत में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया, जिसके तहत पहले तो 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया
जिसका एकमात्र उद्देश्य कश्मीर से आतंकवादियों का पूर्ण सफाया था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। शुरू में तो पाकिस्तान इन स्ट्राइक्स को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आ ही गया। 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, अग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, दे बॉम्ब्ड अस। और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार ने कश्मीर पर अपनी पॉलिसी साफ कर दी। एनडीए 1 के समय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, सुनिए जरा। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। लेकिन 2019 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आई और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। देखिए ये क्लिप। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान बहुत बौखलाया और अमेरिका, चीन और यूनाइटेड नेशन की तरफ भागा। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी कि पाकिस्तान कुछ न कर पाया, सिवाय एक चीन और तुर्की के किसी और देश ने पाकिस्तान के समर्थन में नहीं बोला। यहाँ तक कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने भी पाकिस्तान की अपील को दरकिनार कर दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा बुलाई हुई ओआईसी की बैठक भी विफल हो गई है और विपक्ष इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद काफी हद तक चांसेस है कि इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़े। एनडीए 2 की सरकार ने आतंक विरोधी कानून यूएपी के तहत मार्च 2019 में जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर बैन लगा दिया और जेकेएलएफ के लीडर यासीन मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कश्मीर के हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि आतंकवाद और पत्थरवाद में काफी कमी हुई है, लेकिन कश्मीरी पंडित अभी तक भी अपने घर नहीं जा पाए हैं। अब देखना यह है कि कब तक अपने ही देश में रिफ्यूजी का जीवन जीने वाले पंडित परिवार कब वापस कश्मीर जा पाएंगे और उसी शांति से रह पाएंगे जैसा कि वो आजादी से पहले तक रहते थे। फिलहाल इतना ही। बाकी और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।